प्यारे बच्चों नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारा इतना बड़ा देश भारत, जिसमें इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो इतने आराम से और अच्छे से कैसे चलता है? आज हम इसी की मजेदार कहानी समझेंगे। हमारा आज का विषय है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपके स्कूल की सारी पावर, सारी ताकत सिर्फ प्रिंसिपल सर या मैडम के पास हो। आपके क्लास टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, किसी के पास कोई भी फैसला लेने का अधिकार ना हो। तो क्या होगा? स्कूल चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना? क्योंकि कोई एक अकेला इंसान सब कुछ तो नहीं संभाल सकता। बिल्कुल, जैसे स्कूल को चलाने के लिए काम को और जिम्मेदारियों को बांटा जाता है, ठीक वैसे ही एक देश को चलाने के लिए भी ताकत को यानी कि सत्ता को बांटना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इसी को हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी। पर सवाल ये है कि आखिर ये साझेदारी इतनी जरूरी है क्यों? देखिए, हमारा देश ना एक बहुत बड़े परिवार की तरह है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। जब एक परिवार में सब लोग मिलकर फैसले लेते हैं तो घर में शांति बनी रहती है। ठीक उसी तरह जब देश में अलग अलग समूहों को सत्ता में हिस्सा मिलता है तो उनके बीच लड़ाई झगड़े की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। चलिए, अब मैं आपको दो देशों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक तरफ है बेल्जियम, जिसने बहुत समझदारी दिखाई। वहाँ डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच सत्ता को बराबर बांटा गया। नतीजा क्या हुआ? देश में शांति बनी रही। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जहाँ एक गलती हुई, वहाँ सारी ताकत एक ही समूह यानी सिंघली लोगों को दे दी गई और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। देश में सालों तक गृह युद्ध चलता रहा। तो इससे हम क्या समझे? हम समझे कि सत्ता को बांटने से शांति आती है और ना बांटने से टकराव होता है। तो ये तो हम समझ गए कि सत्ता को बांटना क्यों जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि भारत में ये काम किया कैसे जाता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसे हम कहते हैं संघवाद। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर घबराइए मत। इसका मतलब बहुत ही आसान है। संघवाद का सीधा सा मतलब है एक ऐसा सरकारी सिस्टम जिसमें पावर को अलग अलग लेवल पर यानी अलग अलग स्तरों पर बांट दिया जाता है। जैसे एक सरकार पूरे देश के लिए होती है और फिर हर राज्य के लिए उसकी अपनी अलग सरकार होती है और ये सब मिलकर काम करते हैं। जरा इस नक्शे को देखिए। दिल्ली में बैठती है हमारी केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेती है। और ये जो अलग अलग रंग आप देख रहे हैं, ये सब हमारे राज्य हैं। जैसे हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इन सभी राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं जो अपने राज्य के लोगों के लिए काम करती हैं। बस इसी व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं केंद्र और राज्य सरकारें आपस में लड़ने न लग जाएं कि ये मेरा काम है, नहीं ये मेरा काम है। तो इसके लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत ही होशियारी से दोनों के बीच कामों का बंटवारा कर दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, कामों की 3 लिस्ट बनाई गई हैं। पहली है संघ सूची। इसमें देश की सुरक्षा जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय काम हैं जिन्हें सिर्फ केंद्र सरकार देखती है। दूसरी है राज्य सूची। इसमें पुलिस और खेतीबाड़ी जैसे काम हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जो बड़ी मजेदार है। इसमें पढ़ाई लिखाई और जंगल जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत में सत्ता का बंटवारा सिर्फ केंद्र और राज्यों तक ही नहीं है। अब हम थोड़ा और जूम इन करते हैं, अपने गांव, अपने शहर के लेवल पर आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब ताकत को और नीचे तक पहुंचाना। जब केंद्र और राज्य सरकारें अपनी कुछ शक्ति लेकर आपके गांव की पंचायत या आपके शहर की नगर पालिका को दे देती हैं, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके छोटे छोटे मसले आपके घर के पास ही सुलझा जाते हैं। तो अब देखिए, हमारी सरकार की पूरी सीढ़ी कैसी दिखती है। सबसे ऊपर पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, फिर बीच में हर राज्य के लिए राज्य सरकार, और सबसे नीचे हमारे सबसे करीब हमारी अपनी स्थानीय सरकार यानी हमारी पंचायतें और नगर पालिकाएं। आपको पता है, स्थानीय सरकारों को असली ताकत देने के लिए 1992 में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया,
हमारे संविधान में 73वां संशोधन किया गया, जिससे पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। इसका मतलब ये हुआ कि अब पंचायतों को सच में अपने गांव के लिए फैसले लेने की असली पावर मिल गई। और ये बात हमें सीधे ले आती है हमारे प्यारे राज्य बिहार पर। चलिए अब देखते हैं कि ये पंचायती राज हमारे यहाँ हमारे बिहार में कैसे काम करता है। ये जानना तो बहुत ही जरूरी है कि नहीं? तो देखिए, बिहार में पंचायती राज के 3 लेवल हैं, एक के ऊपर एक। सबसे नीचे हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत होती है। फिर कुछ गांवों को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर बनती है पंचायत समिति। और फिर सबसे ऊपर पूरे जिले के लिए होती है जिला परिषद। हम सब सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत को ही जानते हैं, है ना? आपके गांव की सड़क कौन बनवाता है, पानी का नल कौन ठीक कराता है, ये सारे काम हमारी ग्राम पंचायत ही तो करती है। वो गांव के विकास का प्लान बनाती है और सरकार की अच्छी अच्छी योजनाओं को हम सब तक पहुंचाती है। और हाँ, बिहार के बारे में एक बहुत ही खास बात है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। यहाँ पंचायतों में 50% सीटें, यानी आधी सीटें, महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। मतलब गांव के फैसलों में औरतों की भी बराबर की हिस्सेदारी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था। वो कहते थे कि भारत की असली आत्मा तो गांवों में बसती है। वो चाहते थे कि गांव के लोग अपने फैसले खुद लें और अपने गांव को खुद संवारें। और ये जो पंचायती राज है ना, ये गांधी जी के उसी सपने को पूरा करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सत्ता की साझेदारी की पूरी कहानी समझी। कैसे देश को चलाने के लिए ताकत को बांटा जाता है, केंद्र में, राज्यों में और फिर हमारे गांवों और शहरों में। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है। जरा सोचिए, आपके अपने गांव या मोहल्ले की कोई समस्या हो तो उसे सुलझाने में आपकी ग्राम पंचायत आपकी मदद कैसे कर सकती है। इस पर जरूर सोचना, ठीक है? चलिए, अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।